बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम की खसूसियात को हम अब डिस्कस करेंगे। कोलाइडल सिस्टम की जो खसूसियात होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो खसूसियत है वो है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होती है? किसी भी आयन या मॉलिक्यूल का किसी सतह के साथ, किसी सरफेस के साथ अटैच हो जाना, एडहेयर हो जाना, एड्सॉर्प्शन कहलाता है। हमने डिस्कस किया था कि कोलाइडल सिस्टम के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज लार्ज होता है। अब लार्ज साइज होने की वजह से सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आयन या मॉलिक्यूल्स को अटैच होने के लिए ज़्यादा सरफेस मिलेगी। तो कोलाइडल सिस्टम जो है ये एड्सॉर्प्शन वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट को रॉबर्ट ब्राउन ने 1927 में ऑब्जर्व किया था। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एक रैंडम डांसिंग मूवमेंट शो करते हैं, और इसी रैंडम डांसिंग मूवमेंट को रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ब्रोनियन मूवमेंट बोला जाता है। इसके बाद तीसरी जो खसूसियत है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है कोलाइडल सिस्टम की, वो है टिंडाल इफेक्ट। जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सिस्टम के अंदर, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और लाइट का स्कैटर होना टिंडाल इफेक्ट कहलाता है। और लाइट जब स्कैटर हो रही होती है तो लाइट के स्कैटर होने वाला जो पाथ होता है वहाँ पर एक कोन की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसको हम बोलते हैं टिंडाल कोन। और इसी टिंडाल कोन या टिंडाल इफेक्ट की वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स की जो मौजूदगी है उसका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रेसिपिटेशन। जो कोलाइडल सिस्टम होता है, कोलाइडल सिस्टम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले आयन्स या मॉलिक्यूल्स, मतलब आयन्स ही होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस वाले, वो बराबर तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम फर्ज किया कि नेगेटिव आयन्स हम उसके अंदर मज़ीद एक्स्ट्रा बाहर से ऐड कर दें, तो नेगेटिव क्या करेंगे, वो पॉजिटिव के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव के साथ जुड़कर वो कोएगुलेट हो जाएंगे, एक मास सा बना देंगे अलग से। वो मास जब बन जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो प्रेसिपिटेशन कहलाएगी। वो सारा सिस्टम जो है कोलाइडल सिस्टम, वो मेंटेन नहीं रह सकेगा, वो अलग अलग हो जाएंगे सारे, मतलब रसूख साजी हो जाएगी इसके अंदर, ये कहलाएगी प्रेसिपिटेशन। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कोलाइडल सिस्टम होता है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि डबल चार्ज लेयर वहाँ पर मौजूद होती है, क्योंकि दो चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले, तो वहाँ पर डबल लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वहाँ पर मौजूद होती है कोलाइडल पार्टिकल्स के इर्द गिर्द। तो यही जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो वहाँ पर डबल लेयर की सूरत में मौजूद हैं, ये कोलाइडल सिस्टम को स्टेबलाइज रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन से सेमी परमिएबल या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से जो है ना नहीं गुजर सकते, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं, और अलग करने का जो प्रोसेस है वो डायलिसिस कहलाता है। इसके बाद है फेज रिवर्सल। हमने दो फेजेस डिस्कस की थी कोलाइडल सिस्टम की, कि कोलाइडल सिस्टम जो है ये दो फेजेस या दो फॉर्म्स में जो है ना ये पाया जा सकता है, यानी सोल और जेल। अब सोल जो कंडीशन थी या सोल वाली जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि वो नॉन विस्कस प्रॉपर्टी शो करता था। तो कोलाइडल सिस्टम अगर नॉन विस्कस प्रॉपर्टी शो कर रहा हो तो वो सोल होती है, और अगर विस्कस प्रॉपर्टी शो कर रहा हो तो फिर वो जेल होती है। अब अगर सोल है तो सोल को जेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर सोल को ठंडा किया जाए तो ठंडा होने से वो जो फेज है वो बन जाएगी जेल, और अगर जेल को हीट दी जाए तो वो कहलाएगी, वो मतलब सोल में कन्वर्ट हो जाएगी। जेल को हीट देने से वो सोल बन जाएगा। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल जो है वो एगर की एग्जांपल है, कि अगर एगर को ठंडा किया जाए, कौन से एगर को, जो कि अगर एक्वस फॉर्म के अंदर मौजूद है, उसको अगर ठंडा किया जाए तो वो जो है ना जेल में कन्वर्ट हो जाता है, जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
और सोल से जेल में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो जिलेशन कहलाएगा। और अगर जेल को हम हीट दें, जेल को अगर हम गर्म करना शुरू कर दें जेल को, तो जेल को गर्म करने से क्या होगा कि वो सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सोल और जेल वाली जो फेजेस हैं ये एक दूसरे में रिवर्स भी हो सकते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकती हैं। बच्चों ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहली जो सिग्निफिकेंस है वो है प्रोटोप्लाज्म और कोलाइडल सिस्टम। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, हमारा हो या प्लांट्स का हो, वो भी एक जो है ना कोलाइडल सिस्टम ही है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है? प्लांट्स के अंदर सेल वाल के अंदर जो भी मटेरियल है वो सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। अब सेल वाल के अंदर क्या कुछ होता है? सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वो सारा आ जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मटेरियल तक वो सारा कुछ क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। और प्रोटोप्लाज्म जो है ये प्लांट्स का एक लिविंग कंटेंट होता है। यानी सेल वाल के अंदर जो कुछ भी है वो सारा लिविंग है। सेल वाल लिविंग नहीं होती, सेल वाल के अंदर सारा कुछ क्या होता है? लिविंग होता है। अब जो लिविंग कंटेंट है वो अब दो सूटों के अंदर मौजूद होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म दो सूटों के अंदर मौजूद होता है, एक सोल और दूसरा जेल। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी शामिल होगा। उस साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, उसमें स्मॉलर आयंस और मॉलिक्यूल्स भी शामिल होते हैं, उसमें लार्जर आयंस और मॉलिक्यूल्स भी शामिल होते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्मॉल आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ट्रू सोल्यूशन बना देंगे, और जो लार्ज आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, वो क्या बना देंगे? कोलाइडल सिस्टम। यानी साइटोप्लाज्म में दोनों ही चीज़ें मौजूद होंगी, सोल्यूशन भी और कोलाइडल सिस्टम भी। स्मॉल पार्टिकल्स वाला एरिया भी होगा उसके अंदर और लार्ज पार्टिकल वाला एरिया भी होगा। जो स्मॉल वाला होगा वो सोल्यूशन कहलाएगा, जो लार्ज वाला होगा वो कोलाइडल सिस्टम कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस वो है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस को हम अमीबाइड मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अमीबा जो है वो भी साइटोप्लाज्म, मतलब अमीबा जो होता है वो मूव करता है, किसकी मदद से मूव करता है? वो साइटोप्लाज्म की मदद से मूव करता है। और साइटोप्लाज्म का भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो एक कोलाइडल सिस्टम है। और इस कोलाइडल सिस्टम के अंदर हमने दो फेजेस भी डिस्कस की थी, एक फेज थी सोल और दूसरी फेज थी जेल। अब सोल और जेल जब आपस में तब्दील होती हैं तो बहाव जो है ना वो पैदा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म मूव करने लगता है जब कोई भी चीज़ जो है ना वो सोल या जेल में कन्वर्ट हो रही हो। जैसे फर्ज किया कि बर्फ़ होती है, बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी मूव करता है, और बर्फ़ जब पानी को जब हम ठंडा करें तब भी पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं जुड़ने के लिए। यानी पानी को ठंडा करें तो एक दूसरे के करीब आते हैं जुड़ने के लिए, तो फिर भी मूवमेंट होती है। ठंडा होने पर भी मूवमेंट होती है, गर्म करने पर भी मूवमेंट होती है। इसी तरह जब जेल को कन्वर्ट किया जाएगा सोल में, तो जेल जो है वो विस्कस से नॉन विस्कस में जब कन्वर्ट होगा तब भी मूवमेंट होगी, और जब नॉन विस्कस से विस्कस में कन्वर्ट होगी चीज़, यानी सोल से जेल में जब कन्वर्जन होगी तब भी जो है ना मूवमेंट होगी। तो फेज जैसे ही चेंज होगी तो साइटोप्लाज्म मूव करेगा। इसी साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से अमीबा भी मूव करता है, इसीलिए साइक्लोसिस को हम क्या बोलते हैं? अमीबाइड मूवमेंट बोलते हैं। साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, अमीबा भी साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से जो है वो मूव करता है, तो इसीलिए हम इसको साइक्लोसिस या अमीबाइड मूवमेंट का नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो हमारे फल होते हैं इनके अंदर प्रोटीन्स और स्टार्च जो है उनकी बड़ी मिकदार जो है वो स्टोर होती है। और ये प्रोटीन्स या स्टार्च जो है ये क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल नहीं होते, ये बड़े होते हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी की वजह से वहाँ पर एक कोलाइडल सिस्टम बन जाता है। वो फ्रूट्स जो हैं वो कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो सोल्यूशन वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते बल्कि कोलाइडल सिस्टम वाली प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और इसी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और स्टार्च की वजह से जो मतलब फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ब्लड। जो हमारा
प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ब्लड की, वो कोलाइडल सिस्टम बनाती है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कोलाइडल सिस्टम प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से बनता है, क्योंकि प्रोटीन एक बड़ा मालिक्यूल है। जब बड़ा मालिक्यूल मौजूद होगा कहीं पर भी तो वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के अंदर आयन मालिक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है। कोलाइडल सिस्टम में आयन मालिक्यूल्स का साइज जो है वो लार्ज होता है, और इसी की वजह से यानी लार्ज पार्टिकल्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स की मौजूदगी की वजह से ही ये जो सिस्टम होता है ये पीएच को मेंटेन रखने के काबिल हो जाता है, और ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो भी मेंटेन रहती है। किसकी वजह से मेंटेन रहती है वो? कोलाइडल सिस्टम के होने की वजह से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिल्क। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मिल्क भी जो है वो एक कोलाइडल सिस्टम की एग्जांपल है। और क्यों क्यों एग्जांपल है ये कोलाइडल सिस्टम की? क्योंकि कोलाइडल सिस्टम के अंदर बड़े साइज के सल्यूट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह मिल्क जो होता है इसके अंदर भी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बड़े साइज वाले मौजूद होते हैं। उनके मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो भी क्या होता है? लार्ज होता है। इसीलिए मिल्क जो है ये भी एक परफेक्ट कोलाइडल सिस्टम की एग्जांपल है। बच्चे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे।